नमस्कार, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास विश्व स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। देखिए, जैसा कि कल बताया गया था मैसेज के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, कि सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक हम लोग लेकर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी यदि पूरा प्रैक्टिस जितना कराया जाएगा अगर देखता है तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसीलिए इस बैच का नाम ही रखा गया है कल्याण बैच के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस किस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यूपीटीटी यस्टेट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यस्टेट के लिए भी है, सुपरटेट जिसे हम लोग बोलते हैं, पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए, वीडियो जो देने वाले हैं, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक साथ। कहने का मतलब है सबका मिश्रण हम लोग एक साथ देखेंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्रतिदिन लाइव क्लास आपकी रात्रि 9 बजे शुरू होगी। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ हम लोग। पहला प्रश्न क्या लिखा है आपके सामने? लिखा है कि उच्चारण के आधार पर आ है, उच्चारण के आधार पर आ है, हर्ष आ की बात कर रहा है, उच्चारण के आधार पर आ है मतलब कि उच्चारण स्थान के आधार पर कहां से आ उच्चरित होता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है ओट्स, ओठ, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा तालव्य, चौथा कंठ। आ की बात कर रहा है तो अगर हम लोग देखें कि आ जो है यह हमारा कहां से बोला जाता है, तो यह बोला जाता है भैया कहां से? कंठ से। कहां से? कंठ से बोला जाता है, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन राइट उत्तर होगा। और एक चीज ध्यान रखिए थोड़ा सा कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं यह भी देख लेते हैं। कंठ से आपका बोला जाता है हर्ष आ, दीर्घ आ, पूरा का वर्ग, हा और विसर्ग जिसे हम लोग बोलते हैं। इतने उच्चारण स्थान हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तालव्य की बात करें तो तालव्य में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तालव्य में कौन कौन से बोले जाएंगे? तो हर्ष ई, दीर्घ ई, चावर्ग, चावर्ग, या और शा। ये कहां से उच्चरित होते हैं भैया? तालु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूर्धन्य की बात करते हैं। तो री जो हमारा स्वर है, री, टा वर्ग, साथ साथ में इसके आपके ए आपका है मूर्धन्य शा। ओठ से बात करें अगर, ओठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो ओठ से हमारा जो बोला जाता है हर्ष ऊ, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ और पा वर्ग। इतने हमारे किससे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर पूछा है ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पहला ऑप्शन है आ ऑप्शन पार्श्विक, बा ऑप्शन उच्छिप्त, शा ऑप्शन प्रकंपित, दा ऑप्शन संघर्षशील। कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट उत्तर होगा? तो देखिए ला की अगर बात करें तो ला को हम लोग बोलते हैं क्या? पार्श्विक। क्या बोलते हैं भैया? पार्श्विक, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। और इसी को हम लोग एक नाम और जानते हैं क्या? लुंठित कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लुंठित। ठीक है, उच्छिप्त की बात करें तो उच्छिप्त में डा होता है आपका और ढा होता है। ठीक है, ये दो उच्छिप्त में आते हैं। प्रकंपित में देखिए, प्रकंपित में जो होता है वह होता है क्या? रा। संघर्षशील की बात करें तो संघर्षशील में भी आपका क्या आता है? रा आता है, जो संघर्ष के साथ बोला जाता है। यानी कि इसमें अगर संघर्षी व्यंजन पूछता तो हम लोग कह सकते हैं क्या? शा, शा और शा। यानी कि ये तीनों शा जो है हमारे क्या है? संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। देखिए लिखा है कि रिक्शा
रिक्शा शब्द किस भाषा का है? कहने का मतलब रिक्शा शब्द हमारा जो है किस भाषा से आया हुआ है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो तीसरे का जो हमारा राइट उत्तर होगा वह है क्या? वह है द वाला ऑप्शन, यानी कि जापानी से आया हुआ है। कहां से? तो जापानी से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द की बात कर रहा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी है, पाठशाला है, उपचार है, अभिव्यक्ति है। तो इसमें जो आपका योग रूढ़ होगा वह कौन सा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा? तो यह है आपका चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी, यानी कि ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। योग रूढ़, जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे सब जो हैं आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। बहुव्रीहि समास के क्या होंगे? उदाहरण होंगे। जितने भी आपके योग रूढ़ शब्द हैं सभी क्या हैं? बहुव्रीहि समास के आपके उदाहरण है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। योग रूढ़ कहते किसको हैं? तो योग रूढ़ जो होता है आपका, दो ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ने पर तीसरे की प्रधानता दे दे, वही क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, योग रूढ़ के जितने भी उदाहरण है वो सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। जैसे चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, जो चक्र को धारण करता है कौन करता है? तो विष्णु भगवान। तो चक्र को जो धारण करेगा वही क्या कहलाएगा? चक्रपाणी कहलाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। लिखा है हर्ष का सही विलोम है। हर्ष का सही विलोम पूछ रहा है कि हर्ष का सही विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 5। तो विषाद, खेद, वेदना, दुख। विषाद, खेद, वेदना और दुख। कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट उत्तर होगा? तो इसमें जो आपका राइट उत्तर होगा वह है क्या? ऑप्शन, यानी कि विषाद आपका राइट उत्तर होगा। दुख का सुख कह सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 उन्मूलन का विलोम है। किसका पूछा है? उन्मूलन का विलोम है। अवमूलन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहा है। तो 6 में जो आपका राइट उत्तर होगा वह क्या है? रोपण। वह क्या होगा? रोपण होगा। ठीक है। अब देखिए संश्लेषण का विलोम क्या है? विश्लेषण, या विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह क्या है? तत्सम है। तो रात, अग्नि, जेठ या नींद। रात, अग्नि, जेठ या नींद। तत्सम की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 7। तो 7 में जो आपका राइट उत्तर होगा वह क्या है? अग्नि होगा। राइट उत्तर आपका 7 में अग्नि होगा। ठीक है ना। अब रात का अगर कहें, रात का क्या होगा? तो रात का होगा रात्रि। रात का क्या होगा? रात्रि। जेठ का क्या होगा? ज्येष्ठ। नींद का क्या होगा? निद्रा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। लिखा है एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविया, तनुजा, सूर्यजा, अकरजा। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जहां नहीं है रहे वहां पे जरूर हाईलाइट कर लिया करिए। पर्यायवाची नहीं है। रविया नहीं है, तनुजा नहीं है, सूर्यजा नहीं है या अकरजा नहीं है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। तो इसमें जो आपका राइट उत्तर होगा वह क्या होगा? तनुजा। मतलब कि तनुजा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा का मतलब होता है क्या? बेटी होता है। तनुजा का मतलब क्या होता है? तो बेटी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग क्या कि यह जो है तनुजा बेटी क्या क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए आप, अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए इस तरीके से तनुजा, तो ना पे अगर दीर्घ की मात्रा लग जाएगी तो यह हमारा क्या हो जाएगा भैया? यह यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। ना पे अगर दीर्घ की मात्रा रहेगी तो यमुना का पर्यायवाची होगा। अगर ना पे हर्ष उ की मात्रा रहेगी तो बेटी का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। लिखा है जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा क्या? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या रिश्तेदार। प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में जो आपका सही होगा वह क्या है? अनाहुत है। क्या? अनाहुत।
अतिथि का मतलब जो बिना बताया जाए उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द हैं, मतलब कि जिन शब्दों में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है वह कौन सा शब्द होगा। दर्शनीय, ध्रुगुण, भिक्षुक, कर्तव्य। दर्शनीय, ध्रुगुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो इसमें जो आपका राइट उत्तर है वह है क्या, ध्रुगुण। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। दर्शनीय में कहें अगर हम तो कौन सा प्रत्यय लगा है, अनीय प्रत्यय लगा है। कौन सा, अनीय। भिक्षुक में कौन सा लगा है, उक प्रत्यय लगा है। कर्तव्य में कौन सा लगा है, तो कर्तव्य में आपका लगा हुआ है तव्य प्रत्यय। कौन सा, तव्य प्रत्यय। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट उत्तर होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इसमें से जो आपका उत्तर होगा अकारण प्रिय होना, सी ऑप्शन यानी कि सा वाला नंबर आपका, सा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अकारण क्या हो, प्रिय हो, तो उसे क्या कहेंगे, नाक का बाल होना। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में लिखा गया है कि पावन में कौन सी संधि है। पावन में कौन सी संधि है, अयादि स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है। एक बार ऑप्शन को रिपीट करते हैं, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि। कौन सा उत्तर आपका राइट उत्तर होगा। तो देखिए जो इसमें से आपका राइट उत्तर होगा वह क्या है पावन में, तो वह है अयादि स्वर संधि। क्या है, अयादि स्वर संधि। तो कहें कैसे, तो पावन का पहले संधि विच्छेद देख लीजिए। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अन। पौ प्लस अन किसका संधि विच्छेद है, तो पावन का। अब देखिए पौ को अगर हम पा को जो है क्या कर दें, आधा कर दें, तो क्या निकलेगा यहां से, औ निकल जाएगा ना। और इधर आ है तो आ को हम क्या करते हैं, ऐसे यहां पे लिख देते हैं आ। ठीक, अब देखिए कहा कि औ को किस में बदलते हैं, आओ में बदल देते हैं। किस में, आओ में। तो ये जो आ है दीर्घ वाला, ए पा में जाके जुड़ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, पा पे आ की मात्रा हो गया। और ए आधा है ना, तो आ को अगर वा में जोड़े तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। और ना लिख देते हैं इसे, तो क्या बन गया, पावन। पावन में कौन सी स्वर संधि होगी, तो अयादि स्वर संधि। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, जैसे अगर कह दिया जाए कि पवन में कौन सा होगा, किसमें, पवन में। पवन में कौन सी स्वर संधि होगी, तो पवन में भी अयादि होगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद अलग हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, पो प्लस अन होगा। ठीक है, ओ का औ में बदल जाता है और औ का आओ में बदल जाता है। ठीक है ना, ये आपका नियम है। प्रश्न संख्या 12 समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। लिखा है तल्लीन का संधि विच्छेद है। किसकी बात कर रहा है, तल्लीन का। तल प्लस लीन, तल प्लस ईन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। देखिए हलंत लगा है, बिना हलंत का है, तो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तल्लीन में सबसे पहले हम बात करें तो कौन सी संधि होगी, तो यह होगा क्या, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगा इसमें। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गई भैया, तो व्यंजन संधि हो गई। अब देखिए नियम इसका क्या है, कहता है यदि ता आधा हो और क्या हो, यदि ता आधा हो और क्या, दा भी आधा हो, उसके बाद क्या हो, ला हो, तो ता और ए दा एक इसमें बदल जाते हैं, आधे ला में बदल जाते हैं, आपका नियम है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, तत् प्लस लीन, श वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा, श ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। लिखा है 14 में, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास है। किसकी बात कर रहा है, यथाविधि का बात कर रहा है। यथाविधि का सही समास क्या होगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इसको अगर हम तोड़ें तो कह सकते हैं क्या, यथा
प्लस विधि, यथा प्लस विधि। तो यथा क्या है? यथा है अव्यय, क्या है? अव्यय है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, जहां पे उपसर्ग हो, क्या हो? उपसर्ग, जहां पे उपसर्ग हो या अव्यय हो, उसके बाद संज्ञा हो, उसके बाद क्या हो? संज्ञा हो, या क्रिया विशेषण हो, या क्या हो? क्रिया विशेषण, या क्रिया विशेषण हो, तो वहां पर पदों क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यथा विधि का मतलब होता है विधि के अनुसार। समास विग्रह क्या होगा? यथा विधि का विधि के अनुसार, लिख लीजिए इसको, क्या होगा? विधि, विधि के अनुसार। अब पूछेंगे अव्यय कैसे है? तो एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का मतलब होता है किसी चीज की क्या हो? विधि बताई जाए, तो वहां पे क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। तो यहां पे क्या है भैया? अव्यय है, विधि क्या है? अव्यय है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। उपसर्ग का मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिए, उपसर्ग का मतलब यह हुआ कि उपसर्ग में चाहे वो हिंदी के हो, चाहे उर्दू के हो, चाहे संस्कृत के हो, अगर उपसर्ग लगा होगा या उसके बाद क्या होगा? अव्यय होगा, तो सदैव क्या होता है? आपका अव्ययी भाव होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। चलिए, लिखा है 15 में, रातों रात में समास है। किसमें? रातों रात में समास है। तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा? इनमें से कोई नहीं। रातों रात मतलब कि दो बातें हैं, रातों और रात। तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रात ही रात में, तो अव्ययी भाव समास होगा। पूछिए कैसे? तो कह सकते हैं क्या? अगर हम संज्ञा या अव्यय, संज्ञा या अव्यय पद का अगर क्या करें? दोहराव हो जाए, किसका? पद का अगर दोहराव हो जाता है तो सदैव क्या होता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। लीजिए लिख देता हूं, दोहराव, ठीक है। तो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कह दिया जाए दिनों दिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, क्या? हाथों हाथ। ये सब आपके किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, ठीक है। यदि संज्ञा हो और क्या हो? अव्यय हो, तो उनका अगर क्या हो? दोहराव हो उनके पदों का, तो क्या होता है? पदों अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। लिखा है कतर व्योत, क्या लिखा है? कतर व्योत में समास क्या होगा? किसकी बात कर रहा है? कतर व्योत की बात कर रहा है कि कतर व्योत में समास क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या बहुव्रीहि समास होगा? तो कतर व्योत में जो समास आपका होगा वह कौन सा ऑप्शन सही है? आ वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। कतर व्योत का मतलब होता है क्या? काटना और बनाना, क्या? काटना और बनाना। तो क्या हो गया? कतर व्योत हो गया। और लग गया ना, तो क्या कर रहा है? द्वंद्व समास का उदाहरण दे रहा है, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। लिखा है पीपर पात सरिस मन डोला, क्या लिखा भैया? पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है। प्रश्न संख्या 17, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, या अनुप्रास अलंकार? तो उपमा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, या अनुप्रास अलंकार होगा? प्रश्न संख्या 17 में जो आपका राइट उत्तर होगा वह क्या है? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में हम एक आपको ट्रिक दे देते हैं, कभी उपमा अलंकार आपका गलत नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं गलत होगा। तो ट्रिक क्या है? देखिए, जहां पर कहीं भी कभी भी किसी भी उदाहरण में कह दे क्या आ जाए? किसी भी उदाहरण में क्या आ जाए? शा आ जाए, या सी आ जाए, या से आ जाए, सदृश हो, क्या हो? सदृश, शम के समान, शम, या के समान, या क्या हो? के समान, जैसा, तुल्य, या फिर कहें नाई, या हो क्या? जिमी। तो ये सदैव क्या होंगे? आपके कौन से समास कहलाएंगे?
उपमा अलंकार समास कहलाएंगे। किसी भी उदाहरण में सा, सी, से, सदृश, सम के, समान, जैसा, तुल्य, नाई, जिम अगर कहीं पे आते हैं तो आपके सदैव क्या होते हैं, अव्ययी भाव, सॉरी माफ कीजिएगा, उपमा अलंकार होते हैं। कौन से अलंकार होंगे, तो उपमा अलंकार होंगे। श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट या चिपकना, उसको कह सकते हैं, मतलब एक ही शब्द हो उसके कई अर्थ हों। जैसे कह दें, क्या कह दिया जाए कि चरण धरन चिंता करत चितवहु चारों ओर, स्वर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मतलब स्वर्ण का मतलब होता है क्या, सोना, स्वर्ण का मतलब पानी, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्वर्ण का मतलब कई चीजें हैं, तो इसी प्रकार से श्लेष अलंकार हुआ। यमक अलंकार में कह सकते हैं क्या, एक ही जैसे कि दो शब्द हों और दो या दो से अधिक शब्द हों और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। ठीक, जैसे कह दे काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा का मतलब क्या हुआ, एक घटा का मतलब हो गया क्या, एक घटा का मतलब हो गया क्या, बादल, और एक घटा का मतलब होता है कम होना, घटा, जैसे कह सकते घटाओ, घटा का मतलब एक कह सकते हैं कम होना और एक घटा का मतलब होता है बादल। अनुप्रास का मतलब क्या होता है, अनुप्रास, अनु प्लस प्रास, मतलब अनु का मतलब बार बार और प्रास का मतलब वर्ण या अक्षर। जिन उदाहरणों में आपकी क्या हो, एक ही वर्ड कई प्रकार से हो, मतलब एक ही वर्ड की क्या होती हो, आवृत्ति होती हो, वर्ण और अक्षर, ठीक है ना, दोनों अलग चीजें हैं, या फिर कह सकते हैं वर्ण या शब्द दोनों अलग चीजें हैं। तो जहां पर लगातार क्या हो, उनकी आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। लिखा है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस। तो रौद्र रस होगा, श्रृंगार रस होगा, करुण रस होगा या वीर रस होगा। तो इसमें से जो आपका उत्तर सही है वह कौन सा है, बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन में वो बात आपको और बता दें हम कि इसी को कहते हैं क्या, रसपति, मतलब जो रसों का पति हो वह कौन कहलाता है, श्रृंगार रस। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं रस राज। क्या बोलते हैं भैया, तो रस राज बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रस राज। इसी को हम लोग बोलते हैं रस श्रेष्ठ, रस श्रेष्ठ, ठीक है ना। तो श्रृंगार रस के कई नाम है, रसपति है, रसराज है, रस श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। अगर पूछा रसराज निम्न में से रसराज कौन सा है, तो श्रृंगार ही होगा। रस श्रेष्ठ किसे कहेंगे, तो श्रृंगार ही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया, तो श्रृंगार रस को। बी वाला ऑप्शन आपका, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है दोहे का उल्टा छंद है, किसका, दोहे का उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा छंद कह रहा है, तो रोला होगा, चौपाई होगा, सोरठा होगा या वैराव्य होगा। दोहे का उल्टा सदैव हम लोग जानते हैं क्या, सोरठा होता है। कौन सा ऑप्शन, सा ऑप्शन। दोहे का उल्टा क्या होगा, सोरठा होगा। देखिए सोरठा की अगर हम बात करें तो सोरठा में आपका क्या होता है, 11 और 13 प्रत्येक चरणों में मात्राएं होती हैं, ठीक ना, 11 और 13 के हिसाब से। रोला की बात करें तो रोला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, तो 24 मात्रा। चौपाई की बात करें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। वैराव्य की बात करें तो 12 और 7 का इनमें कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना, 12 और 7। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से चरण मिलेंगे, 4 चरण, कभी कभी इस तरीके से चरण मिलते हैं। तो 11 13 11 13, सोरठा में 11 13 11 13, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोहे का। अगर इसमें 11 और 13 है तो दोहे में क्या होगा, तो दोहे में आपका क्या होगा बताएं। अगर हम लोग बात कर लें इसकी तो दोहे में क्या होगा, अगर दोहे का उल्टा सोरठा या पूछा जाए फोरठा का उल्टा क्या है, दोहा है, तो इसमें आपका कौन सा उत्तर राइट होगा, तो सोरठा तो राइट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है सोरठा राइट होने में। तो कह दें क्या दोहे में जो आपका होता है, किसमें, दोहे में, तो दोहे में आपका होता है 13 और 11 का, ठीक। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11, ठीक है ना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। लिखा है रज्जु का उपयुक्त अर्थ है, किसका, रज्जु का उपयुक्त अर्थ है मेढक, मछली, रस्सी, घोड़ा। मछली, मेढक, रस्सी, घोड़ा, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
प्रश्न संख्या 20। 20 में जो आपका उत्तर सही होगा वह है क्या, रस्सी। क्या है, रस्सी आपका इसमें राइट उत्तर है। ए पूछ रहा है अनेकार्थी शब्द की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो रज्जु का मतलब इसमें क्या है, रस्सी है। ठीक, चलिए 21 नंबर लिखा है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी कितनी तरह की लिखी गई, 4 तरह की, इसमें सही का चयन करना है। आ ऑप्शन सही होगा, बा ऑप्शन सही होगा, शा ऑप्शन सही होगा या दा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा उत्तर आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहा है, 21। तो 21 में जो आपका सही होगा वह क्या है, दा वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अनुगृहित इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। बाकी तीनों आपकी क्या है, ये गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 में भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन, बा ऑप्शन, सा ऑप्शन या दा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 की बात कर रहा है, 22 में कौन सा आपका शुद्ध होगा। तो इसमें 22 में जो शुद्ध है वह क्या है, बा ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 लिखा है विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। विजयदशमी शब्द में संज्ञा है, तो विजयदशमी शब्द में संज्ञा क्या होगी, यह पूछ रहा है हम लोगों से प्रश्न। तो देखिए इसमें आ व्यक्तिवाचक संज्ञा, बा जातिवाचक संज्ञा, सा समूहवाचक संज्ञा या दा भाववाचक संज्ञा, कौन सा सही होगा। विजयदशमी की बात करें, देखिए त्योहारों और उत्सवों के नाम जितने होते हैं, जैसे गणतंत्रता दिवस कह दिया, 26 जनवरी कह दिया, विजयदशमी कह दिया, दिवाली कह दिया, ये सभी आपकी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। कौन सा, आ वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। जाति का मतलब कह दें, जैसे संपूर्ण जाति का जो बोध करता हो, जैसे कहते हैं लड़का, तो लड़का क्या है, एक लड़के की बात थोड़ी ना हो रही, संपूर्ण जाति की बात हो गई। जैसे कहते हैं कुर्सी, मेज, ये सब संपूर्ण जाति। समूह का मतलब क्या हुआ, जो समूह में रहते हैं उनको कहते हैं क्या, जैसे कहते हैं गुच्छा, चाबी का गुच्छा जो होता है वो समूह में होता है, ठीक ना, तो ये समूहवाचक हो गया। भाववाचक का मतलब जो भाव के द्वारा व्यक्त किया जाए, जैसे कहते हैं अगर मिठास, क्या है, भाववाचक है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा हमको बताना है। ऑप्शन में लड़कापन, बा ऑप्शन में लड़काई, सा ऑप्शन में लड़कपन, दा ऑप्शन में लड़काईपन, कौन सा उत्तर सही होगा। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा में क्या हो गया, सा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा, लड़कपन। सा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा प्रश्न संख्या 24 में, लड़कपन। यह क्या है, यह जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। भाववाचक बनाया गया है, तो जातिवाचक में इसका क्या होगा, तो लड़का होगा, प्लस क्या जोड़ दिए इन्होंने, पन जोड़ दिया, तो क्या कर दिया, इसको जोड़ करके लड़कपन बना दिया। क्या बना दिया, लड़कपन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 लिखा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। किसकी बात कर रहा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह है कि आपका उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा 25 में, ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। लिखा है इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। कौन सी क्रिया क्या है, सकर्मक है। इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। प्रश्न संख्या 26, रोता है, हंसता है, पढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो सकर्मक में अगर हम कहें तो सकर्मक में आप एक सरल चीज जान लीजिए, क्या क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको का अगर हम लोग प्रश्न करें और हमको क्या हो जाए, उत्तर मिल जाए, क्या हो जाए, उत्तर मिल जाए, तो वह क्या होता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो किसे रोता है, प्रश्न करके देखते हैं, किसे रोता है नहीं पता, किसको रोता है नहीं पता, क्या रोता है नहीं पता, हंसता है, क्या हंसता है नहीं पता है, किसे हंसता है ये भी नहीं पता है, किसको हंसता है ये भी नहीं पता है। पढ़ता है की बात करें,
क्या पढ़ता है? तो कुछ तो पढ़ रहा होगा, चाहे किताब पढ़ रहा हो, चाहे मैगजीन पढ़ रहा हो, कुछ तो पढ़ रहा होगा ना। किसको पढ़ता है? तो किताब को पढ़ता है। किसे पढ़ता है? तो किताब को पढ़ता है, या मैगजीन को पढ़ता है, अखबार को पढ़ता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया की अगर बात कर रहा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सा ऑप्शन आपका सही होगा। 26 का सा ऑप्शन, पढ़ता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 लिखा है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहेंगे, धातु कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे, या अव्यय कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, या धातु कहेंगे, या संयुक्त क्रिया कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल को जो कहते हैं हम लोग वह क्या है? धातु। प्रश्न बन सकता है क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल को कहा जाता है धातु। ठीक है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है जानते हैं? बता देता हूं थोड़ा सा। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं का आपस में क्या हो जाए? जुड़ना। ठीक, वह क्या होता है? संयुक्त क्रिया होता है। अव्यय, अव्यय कहां पे नहीं होगा? इसका प्रभाव जो है वह लिंग वचन कारक पर नहीं पड़ता है। किसका? अव्यय का। किस पे नहीं पड़ेगा भैया? लिंग पर नहीं पड़ेगा, वचन पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वचन पर नहीं पड़ेगा, कारक पर नहीं पड़ेगा, काल पर नहीं पड़ेगा। मतलब इनका क्या होता है? रूपांतरण नहीं होता है। ठीक है ना। तो दा भी गलत है, शा भी गलत है, और आ भी गलत है। कौन सा सही हो गया? बा ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में लिखा है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? कुछ बच्चे, अब कितने बच्चे हमको नहीं पता है। गुणवाचक विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। गुणवाचक का मतलब होता है किसी का गुण, रूप या दशा की बात की जाए तो वहां पे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कह दूं मैं अच्छा लड़का हूं, तो मैं अच्छा लड़का हूं, तो अच्छा क्या कर रहा है? मेरे गुण को दर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यह क्या है? गुणवाचक हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है कि नाप तौल की जो चीजें हो वह निश्चित या अनिश्चित में होती हैं। दो प्रकार की होती हैं परिमाणवाचक विशेषण, दो प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब हम कहते हैं 2 किलो घी या 2 सेर चावल। जैसे अनिश्चित परिमाण, कुछ आम। अब कुछ आम तो कितने आम नहीं पता है ना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण में कह सकते हैं क्या? सर्वनाम हो। क्या हो? सर्वनाम। अब सर्वनाम के बाद तुरंत अगर क्या आ जाए? विशेषण आ जाए। क्या आ जाए? विशेषण। तो यह पद क्या कहलाता है? सर्वनामी विशेषण कहलाता है। ठीक है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा हो तो वह सदैव क्या होता है? सर्वनामी विशेषण कहलाता है। जैसे कह दे वह लड़का, तो वह लड़का मतलब कौन सा लड़का? वह लड़का। तो सर्वनाम क्या है? वह। तो कैसा लड़का है? वह लड़का है। तो यह क्या होता है? सर्वनामी विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित मतलब क्या हुआ कि दो चीजें होती, एक निश्चित और एक निश्चित। अनिश्चित में जैसे कह दें कुछ आम, या कह दें कुछ लोग। कितने लोग हैं नहीं पता है, लेकिन अगर कह दें 4 लोग, 4 लोग क्या है? निश्चित संख्या हो गई ना। तो यहां पे क्या कर रहा है? कुछ शब्द की बात कर रहा है। कुछ बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। तो कुछ क्या है? कुछ है क्या? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। कौन सा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 लिखा है, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। सार्वनामिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के बाद क्या हो? संज्ञा हो, तब सर्वनामी विशेषण कहलाएगा। नहीं होगा। परिमाणवाचक, मात्रा की बात कर नहीं रहा है, कितना मीटर है, कितनी मीटर नहीं है, कितना किलो है, कितना वजन है, ये भी गलत होगा। यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। कहा गुणवाचक या संख्यावाचक। अब संख्यावाचक होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 कितनी साड़ियां हैं नहीं पता है, तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। तो सही कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन आपका, यानी कि सा वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो गया, जो है क्या आपका? गुणवाचक विशेषण। अब गुण कैसे हुआ? नीली साड़ी कह रहा है, साड़ी कैसी है? तो नीली है। तो नीली साड़ी का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि साड़ी कैसी होगी, तो नीली है। तो ये क्या होगा? फैयाफन, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? किसके? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। एक बार फिर से सुनिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सभी लोग उत्तर देते रहेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा उत्तर इसमें से आपका राइट होगा? प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न संख्या 30, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है भैया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। इसका संपूर्ण विश्लेषण हम लोग एक बार देख चुके हैं, ये कब किया गया था। ठीक है।
तो शा वाला ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। देखिए, प्रतिदिन रात 9 बजे हम लोग लाइव क्लास इसी तरीके से लेंगे और सभी लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोग क्या करिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आप शुभ रात्रि। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।